अकबर शाह की मौत के बाद बहादुर शाह जफर तख्तनशी हुए। अकबर शाह के दौर में ही अंग्रेजों ने मुगल बादशाह पर एक के बाद एक पाबंदियां और हुकूक छीन लिए थे। पाबंदियों और हुकूक का छीना जाना दरअसल शाह आलम और अंग्रेजों के बीच मुआहदे की वजह से मुमकिन हो सका था। ये इस बात का सबूत है कि मुगल सल्तनत कितनी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन 1857 की पहली जंग आज़ादी ने मुगल सल्तनत को नई जिंदगी दी थी। जानते हो सारा, हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से तजारत करने आए थे। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी और एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स। ओह, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सबसे अजीब बात यह है कि बहादुर शाह जफर इस ईस्ट इंडिया कंपनी से आखिरी दम तक लड़ते रहे और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं वो अपनी इस लड़ाई से जो तारीख में कहीं नहीं मिलती। सही कहते हैं। बहुत दिन तक हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जंग चलती रही, लड़ाई चलती रही, लेकिन दिल्ली हम हार चुके थे, ये सब जानते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उस वक्त बादशाह के सामने और कोई रास्ता रहा नहीं था। उनकी सिर्फ कोशिश ये रही होगी कि मैं ज़िंदा हूँ तो शायद ये जो लौ है ये ज़िंदा रहेगी, एक ना एक दिन हम लोग फिर ताकत से लड़ेंगे और हिंदुस्तान फिर आज़ाद होगा। वो तो ऐसा नहीं देख पाए, उनको तो यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, वो रंगून में चले गए, रंगून में तड़पते रहे और वहीं उनका इंतकाल भी हुआ। आज तक उनका मज़ार वहीं है। लेकिन एक बात थी कि उस वक्त जो चिंगारी उन्होंने जलाई थी वो चिंगारी जलती रही और फिर 90 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो इससे बढ़कर उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। रुद्र, तुम्हारा प्ले कहाँ तक पहुँचा? यार अभी दिखाने या बताने लायक नहीं है, अभी तो सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट तैयार हुआ है। बहादुर शाह जफर की वजह से तारीखी पहलू काफ़ी दिलचस्प हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जानकारी में भी कोई कमी नहीं होगी। मेरा नाटक दिलचस्प होगा और देख लेना, मैं बहादुर शाह जफर से मुलाकात के एक एक तजुर्बे को लिखूंगा और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। देखो मेरे जवान दोस्त, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। छापना फरमाइए। अब जरा हकीकत की तरफ चले। हकीकत तो ये है कि खानदान तैमूरिया ज्यादा देर तक बाबर की सरपरस्ती में नहीं रह सका। हाँ, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया। दुरुस्त फरमाया बादशाह सलामत। लेकिन आपने खूबसूरत लम्हों के साथ जिस तरह मुझे गुजरे हुए वक्त में एक हैरतनाक सफ़र कराया और इस दौर तक वापस ले आए, ऐसा लग रहा था जैसे हम गुजरे हुए वक्त में सांस ले रहे हैं। तुम तारीख दानों के साथ यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन तारीख कभी एक जगह ठहरकर नहीं रह सकती। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो सामने आ जाती हैं जिनसे हम एक नतीजा निकाल लेते हैं। लेकिन तुम तारीख दान ये क्यों चाहते हैं कि वाकयात को एक नए अंदाज से तरतीब दिए जाए? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिंदगी हमेशा सिर्फ क्यों और कैसे के सहारे आगे नहीं बढ़ती। अगर ऐसा मुमकिन होता तो फिर खुदा की वजूद की क्या जरूरत थी? किसी बादशाह की क्या जरूरत होती? बजा फरमाया बादशाह सलामत। बजा। हाँ, और जहाँ तक बादशाह बाबर का ताल्लुक है, वो तो इस सरजमी के लिए अजनबी ही रहे। मेरा इशारा उन बातों की तरफ है जिनका उन्होंने हिंदुस्तान के लिए एहसास ही नहीं बल्कि इजहार भी किया। बादशाह बाबर और हिंदुस्तान के लिए अजनबी? पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने वाले बादशाह बाबर से ज्यादा कौन हिंदुस्तानी हो सकता है? और
आप लोग हिंदुस्तान को अपनी सरजमीन क्यों कहते रहते हैं? मेरे नन्हे मुअर्रिख, ये हिंदुस्तान है, ये सबका था और सबका हमेशा रहेगा। तो फिर ऐसी बातें करके आप खुद हिंदुस्तान के लिए अजनबी नहीं हो जाते हैं? और तुम तो जानते ही हो कि किस तरह बाबर ने हिंदुस्तान के लिए खानदान तैमूरिया को जिंदा रखा। बाबर ने अपनी जगह हुमायूं को हिंदुस्तान के सुपुर्द किया। दोनों बातों में, यानी एक तरफ उसे नई जिंदगी दी तो दूसरी तरफ हुकूमत। जैसा कि हम सबको मालूम होगा कि राजपूताना और दूसरी जगहों पर बहुत से ताकतवर राजा भी मौजूद थे और उनमें से कुछ ने मुगल हुकूमत की मुखालफत भी की थी, लेकिन उनमें किसी को भी हिंदुस्तान का खुद मुख्तार यानी आज़ाद शहंशाह कभी तसव्वुर नहीं किया गया। दूसरी तरफ मुगलों को बाबर के वक्त से ही शहंशाह की हैसियत हासिल रही। इसी वजह से हिंदुस्तान पर न सिर्फ हुकूमत कर सके बल्कि अवाम के दिलों में अपनी जगह भी बनाई। गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ जहाँपना। आपने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली? जहाँपना आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई पर गौर कर रहा हूँ। कौन सी सच्चाई? एक सच्चाई ये भी है कि मराठों और सिखों ने सिर्फ इसीलिए एक मुगल को हिंदुस्तान की बादशाह पर बिठाना जरूरी समझा क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई हुकूमत हिंदुस्तान और यहाँ के छोटे नवाबों और जागीरदारों को जोड़ सकती है, वो मुगल हुकूमत ही थी। और यही सबब था, यानी कि उनकी सूझबूझ, जिसकी वजह से उन्हें मुगल दरबार में शामिल होने का मौका दिया गया। कुछ खो देने का एहसास अक्सर बयां करना मुश्किल होता है। हम सिर्फ 23 बरस के थे जब हमारे सर पे बादशाहत का ताज रख दिया गया, मगर उसके लिए हमारे वालिद मरहूम को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी थी। उनकी एक ख्वाहिश थी कि हम जिंदा रह सकें और आज ये दिन देख सकें, मगर उनकी इस ख्वाहिश ने उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। वो प्यार से हमें हिंदुस्तान का पहला शहंशाह कहा करते थे, और अब रेगिस्तान की वीरानी और तन्हाई हमारी जिंदगी की अक्कासी करती है। मेरे नई उम्र के तारीख दान। जी बादशाह सलामत, फरमाइए। एक बात बताओ, 1526 की यानी कि पानीपत की लड़ाई के बारे में क्या क्या जानते हो तुम? जहाँपना मैं तो बस यही जानता हूँ कि यह जंग इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। इस सच्चाई से हम सब वाकिफ हैं। वो जंग दो मुसलमान हुक्मरानों के बीच हुई, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस जंग से एक तरफ मुगल हुकूमत को बढ़ोतरी हासिल हुई और दूसरी तरफ मुगलों और राजपूतों की दोस्ती को बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से मुगल फौज में हमेशा ही राजपूतों को एक अच्छी हैसियत हासिल रही और मुगल बादशाहों ने अपने दरबार में और अपनी हुकूमत में राजपूतों को ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बिठाया। जहाँपना एक बात अर्ज करूं? तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत, फिर भी कहिए कहिए। वैसे हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के लिए दोनों पिलर की तरह हैं। पिलर? मेरा मतलब खंबे की, यानी कि स्तून की तरह हैं। यूं कहिए ना। और कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे हालात खराब हो जाते हैं। क्या उस दौर में भी जहाँपना? हाँ, उस दौर में भी हिंदू मुसलमान का मसला था, जिसका सामना मुगल हुक्मरानों को भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी इस मसले को हवा नहीं दी, जिसकी वजह से
इस मसले ने कभी तखरीब कराना सूरत इख्तियार नहीं की, जो आज की जिंदगी में रोज का मामूल बन गई है। मुगलों ने हमेशा हुकूमत के मामलात को हुकूमत के मफादात के नजरिए से देखा और फिर पानीपत में एक मुसलमान हुक्मरान को शिकस्त दी। मुगलों की तरफ से मजहबी तफरीक को तकसीम पर काबू पाने की एक बेइंतहा कामयाब कोशिश राजपूत शहजादियों से शादी करके उन्हें मुगल मलिकाओं का दर्जा देकर की गई। मुगल सल्तनत के बादशाहों ने मजहबी मेलजोल को खूब बढ़ावा दिया और उनके दौरे हुकूमत में आपस में शादियां भी खूब हुई। लेकिन इसकी हैसियत क्या थी? यहाँ ये बात इंतहाई दिलचस्प है कि खुद बहादुर राजपूत भी अपनी बेटियों की शादी मुगल बादशाहों से करके इस रिश्ते को और इस ताल्लुक को मजबूत बनाना चाहते थे और ये रिश्ता मजबूत हुआ। यही वजह है कि हुमायूं ने सिर्फ 13 साल में तेजी के साथ अपनी हुकूमत को हिंदुस्तान के बड़े इलाकों तक फैलाया। किस तरह मुगल हुकूमत फैली, ये आज भी तारीख के औराक में दर्ज है। बेगम, हम 13 साल तक बादशाह रहे हैं और अब खाली हाथ हैं। एक गरीबुल वतन की तरह हमने बंगाल, मेवाड़ और गुजरात फतेह किया, लेकिन कन्नौज की इस लड़ाई में शिकस्त खाकर हम अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। एक मुगल सल्तनत के शहंशाह को अपने सिपाहियों से गुजारिश करनी पड़ती है कि वो उसका साथ ना छोड़ें। लेकिन जहांपना, इसमें भी हमारी उम्मीदों का एक नखलिस्तान मौजूद है। खुदा का दिया हुआ हमारा बेटा, हमारा वारिस। यकीनन हमारे चांद से बेटे और वारिस मिर्जा अकबर के लिए आपके दिल में जो मोहब्बत है उससे हम वाकिफ हैं, मगर अब यही दोनों बातें हमें हमारी शिकस्त का कुछ ज्यादा ही एहसास कराती हैं। बेगम, अब हमारा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। हाय एक शहंशाहे बेसल्तनत। फरगना और समरकंद की जंग में शिकस्त के बाद हमारे वालिद मरहूम को भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ा होगा, मगर उन्होंने ये सोचा भी ना था कि ऐसे वाक़ये हिंदुस्तान में भी पेश आएंगे। सरेदस्त, हम लोग आपकी सल्तनत हैं। खुदाए बुजुर्ग बरतर आपको हिम्मत अता फरमाए। उसने हर हाल में सब्र और शुक्र की तलकीन की। झांपना, मुगल सल्तनत के बादशाहों को शुरुआती दौर में मुगल सल्तनत की बुनियाद मजबूत करने के लिए काफी जदोजहद करनी पड़ी। जदोजहद। बहुत खूब, आगे। हाँ, ऐसा मेरा ख्याल है। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। शुरुआती दौर में हुमायूं बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन उनकी परेशानी का मतलब ये न था कि उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली, बल्कि वो नए ढंग से तैयारी और फौज इकट्ठा करने की फिक्र में थे। उस बादशाह को मालूम था कि मजहबी मन मुटाव और रंजिश को दूर करके मिली जुली तहजीब के साथ मजहबी रवादारी का जो माहौल कायम किया था, उससे बेहद फायदा होगा। और फायदा हुआ भी था। हिंदू औरतों से शादियां करने का रिवाज इसी मिली जुली तहजीब का हिस्सा था। अच्छा, मुगलों ने जिन हिंदू औरतों से शादियां की थीं, उनमें से किसी को मुसलमान भी किया गया, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। जाहिर है ऐसी कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है कि मुगलों ने अपनी किसी हिंदू रानी को मुसलमान किया हो। शायद यही वो पहलू है जिससे राजपूत ये समझ चुके थे कि वो हुक्मरानों के वफादार रहकर ही तरक्की कर सकते हैं, खुद हुक्मरान नहीं हो सकते। इसी तरह
मराठों और सिखों ने भी इस बात को समझ लिया था कि मुगल हुकूमत से मेलजोल के बगैर वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हुमायूं की बात की जाए तो वो शिकस्त से दो चार था, तो दूसरी तरफ उसे अपने वतन अजीज को छोड़ने का गम घुलाए जा रहा था। इन 13 बरसों में हुमायूं को हिंदुस्तान से जो मोहब्बत हो गई थी, वो मोहब्बत उसे सता रही थी। उसे अपनी आवाम से बिछड़ने का गम था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसकी आवाम उसे ज्यादा दिनों तक खुद से और मुल्क से दूर नहीं रखेगी। इसलिए वक्ती तौर पर उसने हिंदुस्तान से रुखसत होने का इरादा तो किया, लेकिन ये फैसला भी किया कि वो जल्द न सिर्फ हिंदुस्तान में होंगे बल्कि अपने आवाम के शहंशाह की सूरत में देखेंगे। आप अजीम हैं शहंशाह हिंदुस्तान। मैंने सुना है कि आप हिंदुस्तान से जाने का इरादा कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ चलूं, लेकिन इसके लिए आपको हिंदुस्तान लौट कर आने का वादा करना होगा। ये वादा हम अपने आप से पहले ही कर चुके हैं। हमारे वालिद मरहूम ने उन हालात में इस दुनिया को अलविदा कहा जब वो अपनी कामयाबी के लुत्फानंदोज हो सकते थे। उन्होंने हिंदुस्तान हमें तोहफे में दिया था, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? जहां बना ये सुन के हमें इत्मीनान हासिल हुआ, लेकिन इस काम के लिए हमें एक हिकमत अमली से काम करना होगा। मैंने सुना है कि कामरान मिर्जा काबुल और कंधार की निगरानी के साथ साथ आपके सफर की भी निगरानी करेंगे। मेरी राय में उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। बहरम खां वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ बचपन में खेले हैं, और फिर अस्करी और हिंदाल के साथ तो हमारे बचपन के दिन गुजरे हैं। दूध पीते शहजादों के खेल चीते के बच्चों की मस्नूई चिड़ियों जैसे महसूस होते हैं, लेकिन उनके बड़े होने के साथ साथ उनकी लड़ाई में शिद्दत भी आती जाती है। शेर शाह सूरी के साथ हुई जंग में आपकी शिकस्त की वजह आपकी नेक नियति ही थी। अब आप कामरान, हिंदाल और अस्करी के मामले में अपनी खुश एतमादी को दोबारा ना आजमाएं। बैरम खां वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें अपने साथ रखने के इंतहाई आरज़ूमंद हैं। हम अपने बेटे और वारिस मिर्जा अकबर की पैदाइश की खुशियों में आपकी शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं। वो हमारी बेशकीमती पूंजी है। हम ये बात जानते हैं कि आपकी नजरों में हमारा बेटा कमजोर है, मगर वो मुश्क की तरह है और आपकी जिंदगियों पर हमेशा छाए रहेगा इंशाअल्लाह। जहां पनाह की खिदमत में सलाम बजा लाता हूं। आओ बैरम खां, हमें इन मुश्किल हालात में तुम्हारे मशवरे की जरूरत है। हम अपने सफरे काबुल के लिए इन लोगों में अपना हम ख्याल न ढूंढ सके जिनको हमारे वालिद मरहूम ने हिंदुस्तान को अपने वतन के तौर पर इख्तियार करने के लिए तैयार किया था। जहां पना बेशतर लोग कबूतर के जहन वाले होते हैं, उनमें अपने घर को लेकर खास समझ बूझ होती है, और अगर उन्हें आसमान के लंबे चौड़े नजारे से दूर रखा जाए तो वो अपने नए ठिकाने को ही अपना मुस्तकिल घर बना देते हैं। तुम्हारा मतलब सुबह के वक्त के परिंदों की चहचहाहट से तो नहीं है? इस काम के लिए हमें एक लंबा रास्ता तय करना होगा। आपको अपने एक ऐसे शख्स ने ही बेदखल किया था जो खुद तख्त और ताज का दावेदार बन बैठा था, मगर उसके सिपाहियों में एक जोश था और एक बुलंद इरादा था। उसका भेजा हुआ वो पैगाम आज भी हमारे दिल पर नक्श है। हालांकि ये हमारी दिलचस्पी नहीं, मगर हमारे सिपाहियों में जंग का जोश है। तुम्हारे अंदर जंग का जोश है, मगर मेरे सिपाही जंग के लिए तैयार नहीं। हमारी असल शिकस्त यही एहसास है। जहां बना हवाएं अपना रुख तब्दील करती हैं, बाबर की जो फतवात थी वो दुनिया ने देखी, जिसमें आपने भी इजाफा किया। पहले पहल जिसका इस्तेमाल पानीपत में किया गया, लेकिन जंग हालात के मुताबिक समझ भी तब्दीली चाहती है। बदकिस्मती से जिसमें हम नाकाम रहे, हम गैर मुल्की
फतेह के तौर पर हिंदुस्तान आए थे, लेकिन फतेह के बाद हमें अपनी तंजीम पर तवज्जो देनी थी। मगर इससे पहले कि हम इन बातों पर तवज्जो देते, हम फिर से उन हालात से दो चार हुए कि गैर मुल्की महसूस होने लगे। हम आगरे और दिल्ली से हाथ धो बैठे। खुदा करे कि आप इन हौसला शिकन ख्यालात के भंवर से बाहर निकल सके। आप बादशाह हैं और यही आपका इख्तियार है। आप हमें इजाजत दीजिए कि उन सभी इलाकों पे फतेह हासिल कर सके जो हमारे हाथों से निकल गई थी। ये काम शहंशाह आले मुकाम आप ही की देख रेख में होगा। मगर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना हाथी, ना घोड़े, ना खजाने, ना असलहे और ना ही एक फौज। और अब हमें अपने महबूब हिंदुस्तान को भी खैर बात कहना है, इस ख्याल को दिल में लेकर कि हम यहां एक दिन वापस लौट कर आएंगे। इतना खत्म होने वाले सफर की शुरुआत। सफर ने आपके खानदान को कभी थकान का एहसास नहीं होने दिया। और जंग तो दिलो दिमाग से लड़ी जाती है, मैदान जंग तो आजमाइश का मकाम है। अपने जहन को तैयार कीजिए, आपको हिंदुस्तान दोबारा फतेह करना है। आप अजीम बाबर की औलाद है और ये आपकी विरासत की आप यहाँ हुकूमत करें। तो चलो हम तैयार होते हैं। जंग की लंबी मसाफत हमारे मुंतजिर है। बादशाह हुमायूं को अपने अजीजों और रिश्तेदारों पर पूरा भरोसा था, तो उन्हें अपने भाइयों पर यकीन क्यों नहीं होगा? उन्होंने बहरम खान को यकीन दिलाया और उन्हें इत्मीनान रखने को कहा। इस तरह से हुमायूं का बुरा चाहने वालों के हौसले पस्त हुए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं ने अपने आप को हिंदुस्तान से वक्ती तौर पर अलग पाया, लेकिन उनके अंदर हमेशा ये एतबार रहा कि वो हिंदुस्तान का बादशाह है और हिंदुस्तान की आवाम उन्हें तख्त पर बैठा देखना पसंद करेगी। यही वजह है अपने चंद खैर खाओं और ईमानदार दोस्तों की मदद से हुमायूं ने दोबारा हिंदुस्तान की जानिब रुख किया। इस दौरान उन्हें सबसे बड़ी खुशी अकबर की विलादत के तौर पर मिली। ये दुनिया में अकबर की आमद की बरकत थी कि हुमायूं का हौसला दोबारा बुलंद हो गया। वाह, क्या बात है जहांपना। जहांपना, रुद्रा, क्या हुआ है तुम्हें? अरे सारा, हुआ क्या होगा तुम्हें नहीं मालूम? समझ गई। वाह, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात का एक